ये मोहल्ला मोहन नगर था और ये जूनपुर का मोहल्ला था। मोहन नगर अच्छा इलाका था जहाँ शुरफाओं के मकानात थे। रुस्तम खान के वालिद ने गांव छोड़कर यहाँ पर सुकूनत इख्तियार की। उस वक्त रुस्तम खान की उम्र सिर्फ 12 साल थी। गांव में उनको बड़ा आराम था, बड़ा सुकून था, मगर रुस्तम खान की वालदा शहर की थी। उनके लिए गांव में रहना मुश्किल था। 13 साल उन्होंने बड़ी मुश्किलों से गुजारे और वो यही मुतालबा करती रहीं कि मैं शहर में रहूंगी, मगर गुलजार खान, रुस्तम खान के वालिद ने उनकी एक ना सुनी और वो गांव में रहे। मगर बेटे के पैदा होते ही उनको भी एहसास होने लगा कि गांव में उसकी तालीम और तरबियत अच्छी नहीं होगी। रुस्तम खान के बाद एक लड़का उनको और हुआ, उसका नाम मेहताब खान रखा गया। अब उनको बीवी की बात पर गौर करना पड़ा और जौनपुर में मकान बनाना पड़ा। और जब रुस्तम खान 12 साल के हुए तो वो जौनपुर शिफ्ट हो गए। बीवी की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। एक बड़ा बढ़िया तांगा घोड़ा खरीद लिया और एक आदमी मुकर्रर कर दिया। वो अपने जौनपुर के मोहन नगर में थे, मगर रोज़ाना 20 मील गाँव जाते ज़रूर थे। वहाँ उनके खेत थे और उन पर उनके आदमी काम करते थे। उनकी निगहदाश्त करना भी ज़रूरी था। अपने पुराने मकान में अपने भरोसे के मुंशी को रख दिया था, क्योंकि उनके जानवर भी थे। उनको लेकर वो शहर नहीं गए थे। रोज़ाना दूध घी तांगे में रखकर वो ले आते थे और अगर ना गए तो कोचवान गांव जाता था। उनकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी। रोज़ाना उनको 20 मील तांगे में सफ़र भी करना पड़ता था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी बीवी पर आ गई थी। रुस्तम खान और मेहताब को स्कूल में दाखिल कर दिया था। घर पर पढ़ाने को मास्टर रख दिया था और मौलवी साहिब रात को अरबी पढ़ाने भी आते थे। घर में कई मुलाजमाएं काम करती थीं। रुस्तम खान ने मैट्रिक कर लिया और कॉलेज में दाखिले का सोच ही रहे थे कि एक हादसा गुलजार खान के साथ हुआ और उनको गांव से वापस आते हुए किसी ने कत्ल कर दिया। कोचवान भी जख्मी हुआ, मगर मरा नहीं। उसने होश में आने के बाद बताया कि डाकू मुंह पर ढाटे बांधे हुए थे। उसने किसी की शक्ल नहीं देखी। गुलजार खान के पास कई हजार की रकम थी। वो उसको लेकर खेतों की तरफ भाग गए। रुस्तम खान के सर से बाप का साया उठ गया और उनको कम उम्री से जिम्मेदारियां उठाना पड़ी। मगर बाप की जिंदगी के साथी और मुंशी सब ईमानदार और वफादार थे। इसकी वजह गुलजार खान का उनके साथ बर्ताव था। वो हर किसी के काम आते थे और मुलाजमीन को अपना बाजू कहा करते थे। बाप के इस सलूक की वजह से रुस्तम खान का काम आसान हो गया, मगर उनकी पढ़ाई आगे ना हो सकी। अब वो गांव जाने लगे और उसी तरह काम करने लगे जिस तरह बाप ने किया था। मेहताब खान ने मैट्रिक कर लिया तो उसको उन्होंने इलाहाबाद के हॉस्टल में दाखिल करवा दिया और वो वहीं पर रहने लगा। बाप के इंतकाल के बाद अम्मा भी ज़्यादा दिन जिंदा न रहीं और अचानक बाप के पास चली गईं। रुस्तम खान की जिम्मेदारियां बढ़ गईं, मगर उनका तरीकाकार वही रहा जो बाप का था। उनके कारिंदे पुराने थे, गुलजार खान का ज़माना देखे हुए थे। उन्होंने भी रुस्तम खान की बहुत मदद की और रुस्तम खान बड़ी कामयाबी से बाप की लाइन पर काम करते रहे। बाप के ज़माने के मुलाजमीन उनके साथ थे और वो उनको ताऊ और चचा कहकर बुलाते थे। बाप के ज़माने के मुंशी अल्लाह बख्श ने एक दिन रुस्तम खान से कहा, बेटा रुस्तम, मैं तुमसे एक बात कहूँ, मानोगे? रुस्तम खान बोले, अरे आप 10 बात कहो, ज़रूर मानूंगा। अल्लाह बख्श मुंशी बोले, तुम्हारे अब्बा जिंदा होते तो तुम्हारी शादी हो चुकी होती, अम्मा भी होती तो भी तुम कंवारे ना होते, मगर दोनों ना रहे। तुम्हारे सर पर कोई बुजुर्ग का साया नहीं है और तुम्हारी उम्र ऐसी है कि इस उम्र में अच्छाई और बुराई में फ़र्क ज़रा मुश्किल से समझ आता है। दुनिया में हर किस्म के इंसान हैं, बहकाने और गलत मशवरा देने वाले ज़्यादा और अच्छी राह दिखाने वाले कम हैं। अपने मतलब की खातिर वो कुछ भी करते हैं। मेरा मशवरा है कि तुम अब शादी कर लो, घर बसा लो। बेलगाम घोड़ा किसी तरफ भी दौड़ सकता है, मगर लगाम पड़ा घोड़ा उसकी मर्जी पर चलता है जिसके हाथ में लगाम होती है। रुस्तम खान ने बड़े ध्यान से मुंशी अल्लाह बख्श की बात सुनी। वो जानता था कि ये लोग उसके हमदर्द हैं, उनकी आंखों में शर्म है, ये कभी गलत मशवरा नहीं देंगे। चंद मिनट वो खामोश रहा, फिर गर्दन झुकाकर बोला, ताऊ, आप अब्बा के ज़माने के हैं, मेरे रिश्तेदारों से बढ़कर करीब हैं। आपने जो मशवरा दिया है वो आपने अपने तजुर्बे और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए दिया है, मगर मेरी मजबूरी ये है कि मैं घर में अकेला रह गया हूँ। मेहताब खान इलाहाबाद में पढ़ता है, मेरे सर पर कोई बड़ा नहीं रहा। मैं खुद क्या करूँ? मेरे बारे में कौन जानता है? मेरे बारे में कौन सोचे? मुझे आपकी बात से इनकार नहीं है, मगर मैं खुद क्या करूँ? मुंशी अल्लाह बख्श बोले, बेटा, मैं तुमको अपना बेटा ना समझता तो ये बात छेड़ता ही क्यों? तुम नेक बाप की औलाद हो। गुलजार खान का नाम तो अब भी जिंदा है। तुम मुझे अपना बुजुर्ग ख्याल करो और इजाज़त दो मैं तुम्हारी बात चलाऊं। रुस्तम खान बोले, ताऊ, आप मेरे बुजुर्ग अब्बा के ज़माने में भी थे और आज भी हैं। आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हुक्म करें। दिल खुश कर दिया तुमने, अब तुम फिक्र ना करो। मैं देखभाल करता हूँ, तुम्हारे म्यार के ख़ानदानों पर नज़र डालता हूँ। इंशाअल्लाह सब काम ठीक ही होगा। रुस्तम खान सारे दिन गाँव में रहते थे। एक काम तो ना था, सारा दिन गुजर जाता और शाम को 1 घंटा सफ़र करके घर आते तो थके होते। उनके आते ही उनके 2-4 दोस्त आ जाते। वो उनके साथ खाना खाते और गपशप करते। 1-2 बाजी शतरंज की खेलते और सो जाते।
उनको किसी और तरफ नजर डालने की फुर्सत ही कब थी। घर में उन्होंने जो मुलाजिम औरतें रखी थी वो वही थीं जो अम्मा के ज़माने की थीं, और अम्मा ने एक भी जवान औरत नहीं रखी थी। उनसे उसकी बातचीत भी ज़रूरत के वक्त होती थी। वहाँ वो अपने दोस्तों में मजाक दिल लगी ज़रूर कर लिया करते थे, मगर उसमें भी एक हद तक। मुंशी अल्लाह बख्श पुराने वज़ादार और ख़ानदानी आदमी थे। उन पर गुलजार खान के बहुत एहसानात थे। वो चाहते थे कि उनका वज़न वो कम करें और गुलजार खान के काम आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वफादारी करें। अब उनको एक काम मिला था। उनको रुस्तम ने इख्तियार दे दिया था कि वो उसका रिश्ता तलाश करें, और उनकी खुशी का ठिकाना न था। वो उड़े उड़े फिर रहे थे। आखिर उनकी दौड़ धूप काम आई और उनकी मुलाकात सगीर खान से हो गई। सगीर खान का जौनपुर में कारोबार था। एक वर्कशॉप था, बहुत बड़ी हवेली थी। ऊपर उनका खानदान रहता था और नीचे कारखाना था, और ये लोग लोहे की अलमारियां और तजोरियां बनाया करते थे। कई कारीगर काम करते थे। सगीर खान खुद तो बूढ़े हो गए थे, मगर उनके 4 बेटे भी माहिर कारीगर थे, और ये सब बाप के शागिर्द थे। चलता हुआ कारोबार था, खाता पीता घराना था। सगीर खान बोले, अम्मा मुंशी जी, बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई, ठीक तो हो? हाँ खान साहिब, ठीक हूँ। आप शहर में और मैं गाँव में। ये बात तो दुरुस्त है तुम्हारी। आखिरी मुलाकात गौहर की शादी की बारात में हुई थी। अब वो 2 बच्चों की माँ है। आप बोलो कितने दिन गुजर गए? सगीर खान बोले, खान साहिब बात यह है कि मैं अब भी ज़रूरत के लिए ही आया हूँ। मुंशी ने कहा, अरे तो बयान करो बेधड़क, दूर रहते हुए भी दूर नहीं हो। सगीर बोले, तुमने गुलजार खान का नाम तो सुना होगा। मेरी पूरी जिंदगी उनके साथ गुजरी है। अरे लो, वो तो बहुत मशहूर आदमी थे। सुना है उनको किसी ने कत्ल कर दिया था। हाँ, वही गुलजार खान। मैंने पूरी जिंदगी उनकी खिदमत करते गुजारी है। निहायत खुदातर्स और ईमानदार आदमी थे। उन्होंने कभी किसी का हक नहीं मारा और मुलाजमीन को मुलाजिम न समझा। उनका कत्ल हो गया, और इसके बाद उनकी ज़ौजा भी जल्दी उनके पास चली गई। उनके 2 लड़के हैं। एक होगा 24 साल का, उस पर ही सारी जिम्मेदारी है, और वो बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है। मैंने उसमें कोई छिछोरी आदत नहीं पाई। पानी बीड़ी से भी दूर है। बस ये समझ लो कि हूबहू बाप की कॉपी है। छोटा इलाहाबाद में पढ़ता है, कभी कभी भाई के पास आ जाता है। उसने मुझे इजाज़त दी है कि मैं उसका रिश्ता तलाश करूं। खान साहिब, हज़ारों में एक लड़का है। बाप के मरने के बाद ज़मीनों की देखभाल जिस खूबी से उसने की है कि अंदाज़ा ही नहीं होता कि गुलजार खान दुनिया में नहीं है। निहायत जिम्मेदार और सबका ख्याल करने वाला लड़का है। मेरी बात का आप यकीन ना करें, उसके बारे में खुद मालूमात करें और फिर फैसला करें। मुंशी जी ने बात आगे बढ़ाई। सगीर खान ने गौर से मुंशी की बात सुनी और फिर बोले, मुंशी जी, आपकी बात का कौन एतबार नहीं करेगा, मगर तुम जानो लड़की का मामला ज़रा नाजुक होता है। मुझे उसकी माँ से और भाइयों से भी मशवरा करना होगा, इसके बाद ही जवाब दे सकता हूँ। मैं आपकी हर बात का यकीन करता हूँ, मगर फैसला अकेले नहीं कर सकता। मुंशी जी बोले, ज़रूर मशवरा करें और मेरी हर बात की तहकीकात भी करें। मैं भी औलाद वाला हूँ, आपकी बात समझ रहा हूँ। जब आप ये सब कर लें तो जवाब दे दें। सगीर खान जौनपुर के जाने पहचाने आदमी थे, कारोबारी आदमी थे, और लोहे का काम था। उनकी अलमारियां और तिजोरियां पूरे हिंदुस्तान में जाती थीं। उसी तरह गुलजार खान भी कम न थे। बाप के बाद रुस्तम खान भी मशहूर हो गए। उनके बारे में लोग अच्छी राय रखते थे। वो रुस्तम खान का रिश्ता आने पर खुश थे, क्योंकि परवीन उनकी आंख का तारा थी। 4 भाइयों में वो अकेली थी और सबसे छोटी थी। उसके लिए उनको खुद भी किसी ऐसे रिश्ते की तलाश थी जहां उस पर कोई ना हो। रुस्तम खान के घर कौन था? माँ बाप मर चुके थे। भाई इलाहाबाद में रहता था। घर में सिर्फ रुस्तम खान और नौकर थे। उन्होंने बीवी से जिक्र किया। बेगम, एक बहुत अच्छा रिश्ता परवीन के लिए आया है। बेगम खुश होकर बोली, अच्छा, कौन लोग हैं? सगीर खान ने पूरी तफसील बताकर कहा, मुंशी जी ने जो बताया था मैंने तुमको बता दिया। अब तुम बताओ क्या करना है? बेगम ने कहा, मैं मुंशी जी की बात को गलत नहीं कहती, मगर ये ज़रूर कहती हूँ कि मालूमात तुमको भी पूरी करना होंगी। तुमने दुरुस्त कहा, वो तो मैं करता ही। तुम लड़कों के कान में भी ये बात डाल दो और दोनों बहुओं को भी बतला दो, ताकि उनको भी किसी शिकायत का मौका न मिले। इसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। मुंशी अल्लाह बख्श ने रुस्तम खान को भी बता दिया कि उन्होंने बात कहाँ डाली है। रुस्तम खान ने सगीर खान का नाम सुना हुआ था। अंदर अंदर सगीर खान और उनके लड़के रुस्तम खान के बारे में मालूमात करते रहे, और उन्होंने रुस्तम खान के हक में फैसला सुना दिया। और सगीर खान ने मुंशी अल्लाह बख्श को दावत दे दी। परवीन 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। ज़्यादा पढ़ी न थी, बस खतो किताबत और दीनी तालीम थी। कबूल सूरत थी, रंग साफ था और कदो कामत मुनासिब था। अगर ये कहा जाए कि रुस्तम खान का जोड़ा था तो भी ठीक है। सगीर खान ने अपनी रजामंदी का ऐलान कर दिया और मुंशी जी ने खुश खुश रुस्तम खान को बता दिया, और ज़रूरी रसूमात का सिलसिला शुरू हो गया। और एक दिन परवीन दुल्हन बनकर रुस्तम खान के घर आ गई। मेहताब खान बहुत खुश थे। पहले आते थे तो घर में सूनापन उनको इलाहाबाद भगा देता था। अब घर भरा भरा सा लगता था। 8 रोज़ के बाद मेहताब खान इलाहाबाद जाने लगा तो नाश्ते पर बोला, भैया
आज मैं इलाहाबाद चला जाऊंगा। परवीन ने कहा, अब तुम इलाहाबाद को छोड़ दो और यहाँ रहो। क्यों अकेले पड़े हो? भाभी मेरा आखिरी साल है, दूसरा मैंने एक बहुत बड़े वकील के साथ काम करना शुरू कर दिया है। अरे तुमको काम करने की ज़रूरत क्या है? परवीन बोली, भाभी सिर्फ तजुर्बे की खातिर कर रहा हूँ, वकालत में तजुर्बा बहुत ज़रूरी है। रुस्तम ने कहा, चलो ठीक है, हर माह आ जाया करो, अब तो तुम्हें सूनापन नहीं सताएगा। इंसान की ये फितरत है कि वो पहले अपने बारे में सोचता है, फिर अपने से करीब के बारे में उसका ख्याल जाता है, और इस तरह मोहब्बत और प्यार की दर्जाबंदी से अपनों के बारे में ख्याल करता है। जो लोग इस तरह नहीं सोचते उनका दर्जा बहुत बुलंद नहीं होता। सगीर खान ने भी इसी अंदाज में सोचा था। उन्होंने रुस्तम खान के बारे में मुकम्मल मालूमात की थी और मुंशी की हर बात पर गौर किया था और उसको सच पाया था, और इसी वजह से वो शादी पर राजी हुए थे और खुश थे कि उनकी इकलौती लड़की एक अच्छे घर और नेक आदमी की बीवी बन गई। मगर वो शरीफ और ख़ानदानी होने के बावजूद बहुत कुछ लड़की के बारे में छुपा गए। अगर इस हकीकत को वो मुंशी को बता देते तो शायद मुंशी रुस्तम खान को उनका दामाद ना बनने देते। परवीन को एक अजीब बीमारी थी। उस बीमारी का पता सिर्फ उसकी माँ को था और उसने ही सगीर खान को बताया था। बात इतनी खुफिया थी कि उसके भाई भी इससे वाकिफ ना थे। परवीन हर माह की 14 तारीख को रात में बेकाबू हो जाती थी और खुले आसमान के नीचे रात गुजारती थी। उसको किसी तरह रोका नहीं जा सकता था। वो हर तरह खुले आसमान के नीचे चली जाती थी। ये सिलसिला उस वक्त से था जब उसकी उम्र 14 साल हुई थी। उसकी माँ ने उसको हर तरह रोकना चाहा, बाप को बताया, मगर कुछ ना हुआ। वो ना रुकी, दरवाजे बंद कर दिए, ताले डाल दिए, मगर वो हर दरवाजे हर ताले को खोलकर छत पर चली गई। कई दफ़ा उसकी माँ भी उसके साथ गई, मगर वो वहाँ जाकर बेहोश हो गई और उसने कुछ नहीं देखा कि परवीन वहाँ क्यों जाती है, कौन है जो उसको बुलाता है, और वो इतनी ताकत कहाँ से पाती है कि हर दरवाज़ा और ताला उसको नहीं रोक पाता। एक माह गुजरा और 14वीं की रात आ गई, मगर हालात कुछ इस तरह हुए कि रुस्तम खान को गांव में रुकना पड़ा और रात गुजर गई और रुस्तम खान को इस रात से वाकफियत ना हो सकी। मेहताब खान जौनपुर आ गया। भाई भावज उसको देखकर खुश हुए। रात के खाने पर वो बोला, भाभी मुझे कुछ ज़रूरत है, आप उस ज़रूरत को पूरा करें। रुस्तम खान बोले, अरे बेवकूफ़, जो कुछ यहाँ है वो तेरा है, बोल क्या चाहिए। मेहताब बोला, मुझे एक जीता जागता खिलौना चाहिए कि जब आऊँ तो उसे खेलूँ, इस सूने आंगन में बाहर आ जाए। रुस्तम खान बोले, तूने ऐसी चीज़ मांगी है जो सिर्फ कुदरत दे सकती है, हमारे बस में नहीं है। परवीन बोली, इसके अलावा कुछ और मांग लो। क्यों मांगू, मुझे तो आप चचा कहने वाला दें बस। परवीन बोली, तुम उस चीज़ को मांग रहे हो जो तुमको नहीं मिल सकती। रुस्तम खान चौंक कर बोले, ये क्या बात आपने की, अल्लाह को जब मंजूर होगा तो बच्चा हो जाएगा। परवीन उठ खड़ी हुई और बोली, मुझसे ये उम्मीद ना रखना। तो फिर किससे उम्मीद रखूं? रुस्तम खान बोले। परवीन ने जवाब नहीं दिया और उठकर चली गई। उसके जाने के बाद मेहताब खान बोले, ये तो नई बात हो गई। हर औरत शादी के बाद औलाद की ख्वाहिशमंद होती है, बल्कि औलाद के लिए हर जतन करती है, और भाभी को इसकी कोई ख्वाहिश ही नहीं। मेहताब ने कहा, हाँ ये हैरत की बात है, शायद कोई खौफ डर उसके अंदर परवरिश पा गया हो, उसका इलाज करना होगा। मेहताब खान ने कहा, भैया इस मामले को जल्दी हल करना होगा। रुस्तम खान ने कहा, मैं कुछ करता हूँ। अपने कमरे में जाकर उन्होंने परवीन से पूछा, तुम मेहताब की बात का बुरा मान गई? परवीन बोली, उसने मुझसे ऐसा मुतालबा कर दिया जो कि मेरे लिए नामुमकिन था। देखो परवीन, इंसान शादी इसलिए करता है कि उसकी औलाद हो, उसका कोई वारिस हो, उसके नाम को आगे बढ़ाए। मेहताब की और मेरी ख्वाहिश अगर ये है तो इसमें क्या बुराई है? तुमको भी ये ख्वाहिश होनी चाहिए। परवीन के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया और बोली, तुमको औलाद की ख्वाहिश है तो तुम और शादी कर लो, मैं तुम्हारी औलाद पैदा नहीं करूँगी। अगर तुम जिद करोगे तो फिर तुम मेरे कमरे में भी सो ना सकोगे। और सुनो, मेरी बात इस कमरे के बाहर गई तो रुस्तम खान तुम बहुत पछताओगे। परवीन के चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा होता था कि वो बहुत गुस्से में थी और खुद पर काबू रखकर बात कर रही थी। रुस्तम खान उसके लबो लहजे और चेहरे के तासुरात को देखकर हैरत ज़दा रह गए। इससे पहले उसने कभी इस अंदाज से बात नहीं की थी और निहायत खूबसूरती से रिश्ता इज़्दवाज को निभा रही थी, मगर आज उसके अंदाज और ही थे। रुस्तम खान बोले, मैंने कोई गैर कानूनी या इंसानी फितरत के खिलाफ कोई मुतालबा तो नहीं किया। औलाद तो मेरा हक है और हर बीवी अपने शौहर को औलाद का तोहफा देती है। तुमसे क्या नाजायज़ बात की गई है जो तुम चिरागपा हो गई? तुम बेकसूर हो, तुम्हारा मुतालबा भी अपनी जगह दुरुस्त है, मगर मैं तुम्हारी औलाद पैदा नहीं कर सकती और तुमको बता भी नहीं सकती कि क्यों पैदा नहीं कर सकती। ये एक राज है, बस इस राज को अफशा नहीं कर सकती क्योंकि मेरी जुबान पर ताला है। तुम जोर ज़बरदस्ती करोगे तो तुमको इसकी सज़ा मिलेगी। मैं जो नज़र आती हूँ वो नहीं हूँ, तुम बस समझ लो और मेरे बारे में ज़्यादा खुरीद ना करो। तुमको कुछ नहीं मिलेगा बल्कि अपना नुकसान उठाओगे। ये सुनकर रुस्तम खान परेशान हो गए और फिर कोई सवाल न किया।
सवेरे वो गांव चले गए। मुंशी अला बख्श ने उनको परेशान देखा तो बोले, क्या बात है मियाँ, कुछ परेशान नजर आते हो? हाँ मुंशी चाचा, परेशान तो हूँ। मेरी परेशानी में आपका भी हाथ है। रुस्तम ने कहा, मेरा हाथ? मुंशी ने हैरत से कहा, हाँ इसलिए कि आपने ही मेरे लिए लड़की तलाश की थी और शादी कराई थी। रुस्तम ने कहा, ये तो दुरुस्त है, मगर हुआ क्या है? मुंशी हैरत से बोले। रुस्तम ने पूरी कहानी बयान कर दी और फिर बोले, बताओ मैं क्या करूं? बात बड़ी हैरत की है और अनहोनी सी लगती है। मैं तहकीकात करूंगा, तुम फिक्र ना करो। मुंशी अला बख्श रुस्तम की कहानी सुनने के बाद हैरत का शिकार थे। उनकी अकल रुस्तम की बात को तस्लीम करने पर राजी न थी। रुस्तम ने मजाक किया है उन्होंने सोचा, मगर ख्याल आया रुस्तम ने तो कभी हल्का फुल्का भी मजाक नहीं किया, फिर इतना संजीदा और खौफनाक मजाक वो किस तरह करेगा? मुंशी की अकल काम नहीं कर रही थी। अरे परवीन सगीर खान की लड़की नहीं तो फिर कौन है? सगीर खान ने उसको पाला पोसा और शादी कर दी, और फिर वो कोई और कहां से निकल आई? मुंशी अला बख्श की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मगर वो हाँपते कांपते सगीर खान के पास पहुंच गए। सगीर खान ने उनकी परेशानी देखी तो बोले, मुंशी जी खैरियत तो है? ये आपका चेहरा इस कदर परेशान क्यों लग रहा है? मुंशी ने एक गिलास पानी पिया और कमजोर आवाज में बोले, भाई बात ही ऐसी है कि मैं क्या, मेरे बड़े भी होते तो उनकी हालत भी कुछ ऐसी ही होती। सगीर खान बोले, अम्मा कुछ बतलाओ तो। सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ और तुमको क्या बताऊँ, तुम भी सुनकर हैरत के समुंदर में डूब जाओगे। मुंशी जी बात का सिरा पकड़ने को हाथ पैर मारने लगे। तुम तो हौलाए दे रहे हो, बताते कुछ नहीं। सगीर खान बेचैनी से बोले, बात यह है कि तुम ये बताओ, परवीन तुम्हारी सगी बेटी है? मुंशी बोले, अरे मुंशी जी क्या सेठिया गए हो? और किसकी लड़की होगी? मैंने ही पाला पोसा है। सगीर खान बोले, आगे की कहानी और हैरत अंगेज है, जरा गौर से सुनो। और मुंशी ने जो कुछ रुस्तम से सुना था बयान किया और फिर पूछा, अब बताओ परवीन तुम्हारी बेटी है? भाई इसमें शक नहीं कि वो मेरी बेटी है, मगर ये क्या चक्कर है, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारी बातें तुम्हारे बावलेपन को जाहिर करती हैं। सगीर खान झिंझोड़ कर बोले, तो फिर तुम खुद रुस्तम खान को बुलाकर पूछ लो, मेरी ना मानो और फिर फैसला करो। मुंशी जी बोले, वो तो मैं करूंगा ही, मैं तुम्हारी ऊट पटांग बातों पर एतबार नहीं करता। सगीर खान बोले, हरगिज ना करो, मैं भी यही चाहता हूँ। मुंशी जी बोले। अब सगीर खान के दिल को पंखे लग गए और बुलाए हुए रात को ही रुस्तम के पास चले गए। परवीन उनको देखकर खुश हुई। रुस्तम ने भी खुशी का इजहार किया, मगर उसके चेहरे पर आते जाते सवालात सगीर खान को साफ नजर आ रहे थे। खाने के बाद सगीर खान बोले, आओ रुस्तम, तुमको किसी से मिलवाना है, तुम मेरे साथ चलो। घर से बाहर आकर वो बोले, मैं जो बात करना चाहता हूँ वो परवीन के सामने नहीं हो सकती थी, इसलिए तुमको बाहर लाया हूँ। रुस्तम ने कहा, आप मुंशी चाचा से मिल चुके हैं? सगीर खान बोले, उन्होंने तो फुलझड़ी छोड़ी है और मुझे बेकुल कर दिया है। उन्होंने आपको क्या बताया है ये बताएं। रुस्तम खान ने कहा। सगीर खान ने मुंशी की बताई हुई बात दोहरा दी। रुस्तम खान बोले, उन्होंने जो कहा वो दुरुस्त है, मैंने उनको यही बताया था। आप तो अभी परेशान हुए हैं, मैं आपसे भी पहले से परेशान हूँ। मेरा भी सवाल आपसे यही है कि परवीन आपकी औलाद है? क्योंकि वो कहती है वो जो नजर आती है वो नहीं है, तो आप बताएं वो कौन है? सगीर खान हैरतों के नुक्ता अरूज पर थे, उनके हलक में कांटे पड़ रहे थे, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं और उनको अपने कदमों पर खड़े होना दुश्वार हो रहा था। वो खुद को समझाने की कोशिश में थे, मगर ख्यालात के कबूतर आसमानों पर थे। हर तरह के ख्यालात उमड़ उमड़ कर आ रहे थे। कभी बीवी शक के गुबार में लिपटी नजर आती, कभी औलाद दूर जाती नजर आती। वो खुद को जलते हुए पानी के समंदर में महसूस करते। रुस्तम खान उनकी पल पल बदलती कैफियत को खूब महसूस कर रहा था, उनसे हमदर्दी भी महसूस कर रहा था, मगर वो खुद उस मुकाम पर खड़ा था जहां उसके चारों तरफ कई खौफनाक सवाल मुंह खोले खड़े थे और उसके पास किसी एक का भी जवाब न था। और जिसके पास जवाब होना चाहिए था वो खुद सैलाब में तिनके की तरह बह रहा था। दोनों गुमगू की हालत में थे, दोनों के अंदर सवालात थे, जवाब नहीं था। दोनों काफी देर खामोश खड़े रहे। बड़ी मुश्किल से सगीर खान बोले, बेटा मैं और तुम दोनों एक बंद गली में फंस गए हैं। मैं कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश करता हूँ, शायद बात इतनी बड़ी ना हो जितनी हम दोनों ने इसको महसूस किया है। बाज़ औक़ात तिल की ओट पहाड़ होता है, इस तरह जो पहाड़ हमारे सामने है वो पहाड़ ना हो तिल हो। हिम्मत करना होगी, मगर मेरी एक दरख्वास्त है, ये राज है, इसमें मेरी और तुम्हारी दोनों की इज्जत है। मैंने सिर्फ मुंशी चचा को राजदार बनाया है, हालांकि परवीन ने कहा था कि उसका राज सिर्फ मुझ तक रहना चाहिए, वरना मुझे नुकसान हो सकता है। मैं क्या करता, किसी को तो इस राज में शरीक करना था। अब जो नुकसान होगा भुगत लूंगा। रुस्तम ने जवाब दिया, मैं कुछ करता हूँ, अब तुम कुछ ना करना। सगीर खान बोले और वो निढाल कदमों से घर की तरफ रवाना हुए। बीवी ने खाना दिया तो वो बोले, खाना रहने दो बेगम, तुम्हारे हाथ का बहुत दिन खा लिया। बेगम ने हैरत से उनको देखा और बोली, क्या कह रहे हो, तबीयत तो ठीक है? कितने ताज्जुब की बात है,
हम तुम 42 साल से एक छत के नीचे साथ साथ हैं। मैंने तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल किया, मगर इन 42 साल में भी हम अजनबी हैं। तुम कौन हो मैं नहीं जानता, इसलिए कि तुमने मुझ पर एतबार न किया और अपने राजों को मुझ पर ना खोला। सगीर खान उदास लहजे में बोले। बेगम ने मुंह खोले, हैरत से उनके नए और अजनबी अल्फाज सुने और हैरत ज़दा आवाज़ में बोली, आज तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बीवी के सब राज शौहर पर अय्यां होते हैं। मेरे सारे राज, सब खूबियाँ और कमज़ोरियाँ तुमको पता हैं। मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। फिर 42 साल के बाद तुमको ये ख्याल किस तरह आया कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है? तो फिर बताओ कि परवीन कौन है? बेगम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। ये सवाल सुनकर तो हवास बाख्ता हो गई। माथे पर हाथ मारकर बोली, मेरा खुदा गवाह है, वो तुम्हारी ही बेटी है। तुम्हारे दिल में मेरे पाकी के बारे में ये ख्याल क्यों आया? इसलिए आया है कि परवीन वो नहीं है जो तुमको और मुझे और सबको नजर आती है। और फिर सगीर खान ने पूरी कहानी जो कि रुस्तम खान ने बताई थी सुना दी और बोले, अब बताओ वो कौन है? जब परवीन पैदा हुई उस वक्त दाई शकूरन मेरे पास थी। उसने ही बताया था कि लड़की हुई है। फिर उसने गुस्ल देने के बाद उसको मेरे पहलू में लटा दिया। आप शकूरन दाई से पूछ लें। बच्ची की पैदाइश नॉर्मल थी और तंदुरुस्त पैदा हुई थी, कोई गैर मामूली बात नहीं थी। इसके बाद उसकी परवरिश आपकी नज़रों के सामने हुई थी। जब वो 14 साल की हुई तो मैंने एक रात महसूस किया कि वो अपने बिस्तर पर नहीं थी, मगर सुबह वो थी और उसमें ज़रा तब्दीली नहीं थी। फिर मैं उस पर नज़र रखने लगी तो पता चला कि वो चांद की 14वीं की रात चांदनी में खुली जगह चली जाती है। मैंने उसका पीछा किया मगर खुद बेहोश हो गई। ये बात भी आपके इल्म में है। मैंने तो आपसे कुछ नहीं छुपाया। हाँ, दुनिया से ज़रूर छुपाया था ताकि लड़की बदनाम ना हो जाए। उसकी शादी ब्याह भी करनी थी। जितना तुम जानते हो उतना ही मैं जानती हूँ। और क्या राज है मैं क्या जानूँ? अगर जानती तो तुमको ज़रूर बताती। ये तो दुरुस्त था कि सगीर खान और उनकी बेगम के सामने सारे हालात थे और बेगम का किरदार भी वो खूब जानते थे। कहीं कोई भूल, कोई दाग उसमें नज़र नहीं आता। वो खुद अपने ख्यालात पर शर्मिंदा हो गए और बोले, बेगम माफ़ कर दो, मैं कुछ दीवाना सा हो गया और इस दीवानेपन में ना मालूम कैसे कैसे ख्यालात आते रहे। मैं जानता हूँ तुम मेरी वफादार और पाकबाज औरत हो, मगर हालात ने मेरे दिमाग को चकरा दिया है। बेगम बोली, आप आगे की सोचो परवीन के बारे में कि अगर वो हमारी लड़की नहीं है तो फिर वो कौन है? हाँ, ये तो सोचना है। मेरे हाथों में खेलकर वो बड़ी हुई है। मैंने कभी महसूस नहीं किया कि ये मेरी नहीं है। मेरी मोहब्बत आज भी उसके लिए वैसी ही है। मुझे यकीन नहीं आता कि वो मेरी नहीं है। सगीर खान बोले, अपने बच्चों से हर बाप मोहब्बत करता है, तुम भी करते हो। तुम परवीन से इस यकीन के साथ मोहब्बत करते हो कि वो तुम्हारी है। नई बात तो अब सामने आई है, मगर तुम अपनी मोहब्बत कम या ख़त्म नहीं कर सकते। बेगम ने कहा, हाँ ये दुरुस्त है। अगर वो मेरी बेटी ना भी हुई तो भी मैं उसको अपनी बेटी ही समझता रहूँगा। सगीर खान बोले, मगर अब सवाल ये है कि ये राज क्या है? बेगम बोली, ये बड़ा अहम सवाल है और इसका जवाब मेरे पास नहीं है। सगीर खान बोले, मेरे ख्याल में ये कोई मावराई चीज़ है, हम इसको नहीं समझ सकते। बेगम ने कहा, ये हो सकता है। इतनी बड़ी दुनिया में हज़ार किस्म की मखलूक रहती हैं। हम तो सिर्फ चंद के बारे में जानते हैं, ज़्यादा तो वो हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं है। सगीर खान बोले, तो फिर हमारा दिमाग सोजी करना बेकार है, किसी माहिर को तलाश करें। बेगम बोली। सगीर खान के दिल को ये बात लग गई, मगर जौनपुर में उनको कोई ऐसा न मिला जो उनके सवाल का जवाब तसल्ली बख्श उनको दे सकता। मगर उन्होंने हार न मानी और वो तलाश करते रहे और वो आखिर दिल्ली तक आ गए। यहाँ पर एक दूर के रिश्तेदार रहते थे। सगीर खान ने उनसे कहा, भाई हमीद, मैं एक बड़ी उलझन में मुब्तला हूँ और दिल्ली भी इसलिए आया हूँ, शायद दिल्ली में मेरा मसला हल हो जाए। तुम मेरी कुछ मदद करो। हमीद खान बोले, मामला क्या है ये तो बताओ। बुरा मत मानना, मैं तफसील तो नहीं बता सकूंगा, मगर ये बता दूं कि मामला कुछ हवाई है। उसका इलाज किसी हकीम डॉक्टर के पास नहीं है। सगीर खान बोले, तो फिर यूं कहो कि कुछ ऊपरी आसेब वगैरह का चक्कर है। हमीद खान बोले, यूं ही समझ लो। सगीर खान ने जवाब दिया, मेरी नज़र में तो एक ही आदमी है पूरी दिल्ली में। हमीद खान ने कहा, तो फिर चलो उनसे मुलाकात करते हैं। सगीर खान ने फौरन कहा, वो दिन के 9 बजे मत्तब आ जाते हैं। उनका नाम हकीम वकार है, कल चलेंगे। हकीम है वो? अरे भाई, मेरा मामला मत्तब से ताल्लुक नहीं रखता, फिर हकीम के पास जाना तो लाहासिल होगा। सगीर खान बोले, वो हैं तो हकीम, मगर निरे हकीम नहीं हैं। तुम मुलाकात तो करो, उनको अपनी परेशानी बयान तो करो। हमीद खान ने कहा, चलो तुम कहती हो तो बताने में हर्ज ही क्या है। सगीर बेदिली से बोले। और इस तरह सगीर खान हकीम वकार के पास पहुंच गए। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? हकीम वकार ने पूछा। सगीर खान ने बताया, हकीम साहब, मेरी बीमारी जिस्मानी नहीं है और है भी राज की बात। ये मेरे अजीज़ हैं, ये दिल्ली में रहते हैं। इनके पास मैं जौनपुर से आया हूँ।
मगर मैंने इनको भी नहीं बताया कि मामला क्या है। ये मेरा खानदानी और इज्जत का मामला है। हकीम वकार बोले, बेधड़क आप बयान करें, हमारे सीनों में राज दफन हो जाते हैं। मगर आपको मेरे शरीक हकीम कामिल के सामने अपना बयान देना होगा। उनको मैं बुलाता हूँ। चंद मिनट में रोलुका उनके पास था। अब आप अपना मामला बयान करें। हकीम वकार बोले, बात यह है हकीम साहब, आपसे 20 साल पहले मेरे घर एक लड़की की विलादत हुई थी। वो लड़की आज जवान है और शादीशुदा है। और फिर उसने पूरे हालात जो उसको रुस्तम खान ने बताए थे बयान कर दिए। अब आप बताइए, मैंने बाप बनकर उसकी परवरिश की, उसको बेटी की मोहब्बत दी और निहायत शरीफ लड़के से उसकी शादी कर दी। अब वो कहती है मैं वो नहीं हूँ और औलाद पैदा नहीं कर सकती। इंसान शादी किस लिए करता है? अगर वो परवीन नहीं तो कौन है? और वो लड़की जो मेरी जोजा को पैदा हुई वो कहाँ है? रोलुका ने गर्दन हिलाई और बोला, कई सवाल हैं। आपकी बेचैनी अपनी जगह दुरुस्त है, मगर हर सवाल का जवाब ज़रूर होता है। आप फिक्र न करें और बेफिक्र होकर जौनपुर जाएं। मैं आपसे वहीं पर मुलाकात करूंगा। आप आएंगे जौनपुर? सगीर खान ने पूछा। इस किस्म के मामलात में मौका वारदात पर होना ज़रूरी होता है। मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। आप अपना पता देते जाएं। और सगीर खान वापस जौनपुर रवाना हो गए। हकीम वकार ने कहा, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आया, तुम बताओ। रोलुका ने जवाब दिया, हकीम साहब अभी मैं भी कुछ नहीं कह सकता। केस उलझा हुआ लगता है। तो फिर कब जाने का इरादा है? हकीम वकार ने पूछा। आज चांद की 11 है और परवीन 14वीं को चांदनी में रात गुजारती है। मैं 14वीं को वहां पर रहूंगा। रोलुका सगीर खान के पास नहीं गया और रुपोशी की हालत में रुस्तम खान के घर चला गया। रुस्तम खान और परवीन खाना खा रहे थे। रोलुका खामोशी से उनके करीब बैठ गया। रुस्तम खान बोले, परवीन तुमने अपने बाप को परेशान कर दिया। जब मैंने उनको बताया कि तुम परवीन नहीं हो तो वो बहुत हैरान और परेशान हो गए। तुमने बड़ा संगीन मजाक किया है। अच्छा, तो तुम मेरी बात को मजाक समझ रहे हो? परवीन बोली, और क्या समझूं? अकल से बईद बात तुमने की है। रुस्तम खान बोले। परवीन का लहजा बदलकर एकदम उसीला हो गया। तुम भी गौर से सुन लो, मैं परवीन नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो इसमें कुछ मजबूरी है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। और तुम भी सवाल न करना। और वो खाना अधूरा छोड़कर चली गई। रुस्तम ने उसको जाते देखा मगर कुछ नहीं कहा और वो भी खाने से उठ गया। रुस्तम खान घर से बाहर चला गया और रोलुका परवीन के कमरे में। परवीन बिस्तर पर लेटी थी। उसके पास कोई नहीं था। रोलुका ने हर तरफ नजर की मगर कुछ नहीं था। वो बाहर आ गया और सगीर खान की तरफ चला गया। सगीर खान उसको देखकर बोले, आप आने की इतला कर देते, मैं स्टेशन पर आ जाता। इसकी जरूरत नहीं खान साहब, आपका वक्त बर्बाद होता। आपको पता है आज 14वीं रात है और बकौल आपके परवीन ये रात चांदनी में गुजारती है। मुझे तो आना था और देखना था कि वो कहाँ गुजारती है। रोलुका बोला, मैंने आपको बताया था ना कि 1-2 दफा उसकी माँ ने उसका पीछा किया था मगर वो खुद बेहोश हो गई और कुछ पता न चला। आप भी जरा होशियार रहें। सगीर खान बोले। रोलुका ठीक 12 बजे रुस्तम के दरवाजे पर था। चंद मिनट के बाद दरवाजा खुला और दरवाजे पर परवीन नजर आई। रोलुका को वो देख न सकी क्योंकि रोलुका रूपोशी की हालत में था। वो दरवाजे से बाहर आई और रोलुका दरवाजे के अंदर गया। रुस्तम खान बेखबर सो रहा था। सरहाने खाली गिलास रखा था। रोलुका फौरन वापस आ गया और परवीन के पीछे चला। परवीन जीना चढ़ने लगी। मकान 2 मंजिला था। ऊपरी मंजिल खाली थी। जीना छत तक जाता था। परवीन ने छत पर जाने का दरवाजा खोला और छत पर चली गई। मगर ये क्या, छत पर पहुंचते ही उसकी हैबत तब्दील हो गई और इंसानी शक्ल की खूबसूरत औरत अचानक एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर गई जो किसी तरह से इंसानी न लगती थी। उसकी शक्ल देखकर कमजोर दिल इंसान तो बेहोश हो सकता था। रोलुका उसके बहुत करीब था। चंद मिनट गुजरने के बाद छत पर एक जन्नाटे की आवाज गूंजी और निहायत तेज सीटी नुमा आवाज आई। रोलुका ने उस तरफ देखा तो एक निहायत तवील कद का साया सा उसको नजर आया। परवीन ने उस साये को आवाज दी मगर ये आवाज परवीन की नहीं थी। आओ मेरे करीब आओ, क्या बात है, आज तुम मेरे करीब आते क्यों नहीं? साये की आवाज आई। तुम्हारे नजदीक मुझे एक बदबू आ रही है, इंसान की बदबू। इंसान की बदबू? क्या कह रहे हो? मेरे पैदाइशी शौहर, मेरे महबूब गलूशी, मैं महसूस कर रहा हूँ आज हमारी तन्हाई में कुछ है जरूर, मगर क्या है ये समझ नहीं आ रहा। गलूशी बोला, तुम्हारा वहम है। देख लो, मैं अपने असली रंग रूप में तुम्हारे सामने हूँ। इंसानी जिस्म मैंने उतार दिया है, फिर इंसानी बदबू तुमको क्यों आ रही है? परवीन ने कहा, पता नहीं, मैं खुद हैरान हूँ। मैं कितनी बेचैनी से इस रात का इंतजार करता हूँ और कितना लंबा सफर तय करके तुमसे मुलाकात करने को आता हूँ, मगर आज मेरे जज्बात इस बदबू को सूंघकर ठंडे हो गए हैं। तुम भी नाउमीद हो रही होगी। गलूशी ने कहा, हाँ गलूशी, पूरे 1 चांद मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। परवीन बोली, अभी और इंतजार करना होगा परवीन, यही हुक्म तुम्हारे बाप का है। ये कैसी पाबंदी है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। परवीन को जिंदा रखना है, इसलिए उसकी जिंदगी से तुम्हारी सलामती है। गलूशी बोला,
मेरी समझ में कुछ नहीं आता, परवीन बोली। समझ में तो मेरे भी नहीं आता। बड़े इंतजार के बाद तुमसे मुलाकात करने की इजाजत मिली है, और वो भी एक रात के लिए। पूरे माह इस रात का इंतजार करना पड़ता है। पता नहीं क्या राज है कि मैं तुम्हारे पास अपनी मर्जी से नहीं आ सकता और तुम अपना असली रूप इख्तियार नहीं कर सकती, और अब रात में ये इंसानी बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर कोई है तो नजर क्यों नहीं आया? गुलूशी परेशानी से बोला। तुम नाउमीद ना हो, इंतजार करो, अभी बहुत रात पड़ी है, परवीन बोली। रोलका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने सोचा, मैं दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान आ गया हूँ। ये कोई हूँ, कैसे हूँ, इसका फैसला तो बाद में हो जाएगा। मुझे इनके विसाल में रुकावट नहीं बनना चाहिए। और वो जीना उतर कर नीचे आ गया। रुस्तम बेखबर सो रहा था और कमरे में मध्यम रोशनी का लैंप जल रहा था। रोलका सुबह तक रुस्तम के घर में रहा। सवेरे परवीन फ्रेश थी। वो नहाकर आई और नाश्ते पर आ गई। रोलका उनके करीब ही था, मगर दोनों से बेखबर थी। रात को मैं इतना बेखबर सोया कि सुबह आंख खुली, बड़ी गहरी नींद आई। रुस्तम ने कहा, थकन हो गई होगी, और क्या वजह हो सकती है? परवीन बोली, शायद ऐसा ही हुआ हो, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता। और रुस्तम खान गांव रवाना हो गए। अब घर में परवीन के अलावा दो काम वाली औरतें थीं। रोलका सारे दिन रहा, मगर उन औरतों के अलावा कोई परवीन के पास नहीं आया। 2-3 दिन रोलका ने खामोशी से परवीन पर नजर रखी, मगर कोई गैर मामूली बात नजर न आई। वो एक घरेलू औरत की तरह घर के कामकाज में मसरूफ रही और रात को रुस्तम के कमरे में रात गुजारती रही। अब रोलका ने रुस्तम से गुफ्तगू करने का फैसला किया। रुस्तम खान, परवीन में तुम किस किस्म की तब्दीली या कमी, ज्यादती महसूस करते हो? रोलका ने पूछा। रुस्तम ने चंद मिनट गौर किया और फिर बोला, परवीन में कोई तब्दीली नजर नहीं आती, मगर मैंने खुद अपने आप में जरा तब्दीली जरूर पाई है। तुमने खुद में क्या महसूस किया? रोलका ने पूछा। मैं रात को सोने के बाद 1-2 दफा जरूर उठता हूँ, पेशाब करता हूँ, पानी पीता हूँ और फिर सो जाता हूँ। ये मेरी बचपन की आदत है, मगर शादी के बाद इसमें तब्दीली आ गई है। मैं हर रोज आदत के मुताबिक उठता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आंख खुलती है और मैं सारी रात बेखबर सोता हूँ। रुस्तम ने बताया। ऐसा कुछ मखसूस रातों में होता है, या इसका अंदाजा तुमको नहीं कि कब ऐसा होता है? रोलका बोला, मैंने इस पर गौर नहीं किया। रुस्तम ने जवाब दिया, मगर मैंने गौर किया है। ये तुम्हारे साथ चांद की 14वीं रात को होता है, गौर करो। रोलका बोला। रुस्तम ने माथे पर हाथ रखकर चंद मिनट गौर किया और फिर कहा, शायद आप दुरुस्त कह रहे हैं। गुज़िश्ता रात भी 14वीं रात थी और मैं घोड़े बेचकर बेखबर सो गया था, रुस्तम खान ने कहा। रोलका बोला, तुम फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा, मगर मेरी एक बात याद रखो, परवीन से तुम्हारी कोई औलाद हरगिज ना होगी। अगर तुम औलाद चाहते हो तो और शादी कर लो, मगर 2 माह के बाद प्रोग्राम रखना, तब तक तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। और मेरी बात को किसी पर जाहिर न करना। रोलका बोला, दूसरी शादी? आप क्या फरमा रहे हैं? परवीन कब बर्दाश्त करेगी? रुस्तम बोला। रोलका ने कहा, वो करेगी बर्दाश्त, तुम फिक्र न करो। मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा मामला तय होने में या इस सिलसिले को आगे बढ़ाने में 1 माह बाकी है। मैं 11-12 को आ जाऊँगा। हकीम वकार ने पूछा, क्या हुआ, तय हो गया सब? रोलका ने जवाब दिया, हकीम साहब, अभी तो कुछ नहीं हुआ, मगर काफ़ी हद तक बात मेरी समझ में आ गई है, मगर अब भी बहुत कुछ पर्दे में है। ये समझ नहीं आ रहा कि परवीन के पास अपनी पूरी ताकत है और वो औरत के रूप में रुस्तम की बीवी बनकर रह रही है, और उसके साथ वो अपने पैदाइशी शौहर से भी 14वीं रात को वालिहाना अंदाज में अपनी असल शक्ल और जिस्म के साथ मिलती है। ये तुमने पैदाइशी शौहर क्या कहा? वजाहत तो करो। हकीम वकार बोले, वो यही कहती है। उसने वजाहत नहीं की तो मैं क्या करूं? जब वो करेगी तो आपको बताऊंगा। रोलका बोला, ये पहली दफा हुआ है कि तुम काम अधूरा छोड़कर दिल्ली आए हो। हकीम वकार बोले, 14वीं रात से इस काम का आगाज होगा, पूरे माह कुछ नहीं हो सकता। रोलका बोला, मगर इस माह के दरमियान में भी रोलका रुस्तम और परवीन की तरफ से गाफिल ना था। उसने एक कारिंदा मुकर्रर कर दिया था। वो हर रोज वहां के हालात उसको बता दिया करता था, मगर जो उम्मीद रोलका को थी कि पूरे माह परवीन में तब्दीली नहीं होगी, वैसा ही हुआ। 13 तारीख को रोलका दिन में रुस्तम के पास गांव में पहुंच गया और बोला, 14वीं की रात आ गई है। मेरी बात तुमको याद है? याद तो है हकीम साहिब, मगर मैं नींद पर किस तरह काबू पाऊं? रोलका बोला, मैं भी यही चाहता हूं कि तुम सोते रहो। रोलका ने कहा, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? रुस्तम ने पूछा। मैं तुमको एक बड़े सदमे से बचाना चाहता हूँ। सदमा? कैसा सदमा? तुम बेखबर सोते नहीं, तुमको सुलाया जाता है। ये क्यों ऐसा होता है मुझे इसका अंदाजा नहीं है, मगर ऐसा ही होता है। इसका यकीन है क्योंकि उस रात परवीन कमरे में नहीं होती। रोलका बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? रुस्तम ने पूछा, अभी बहुत कुछ पर्दे में है, मैं इस पोजीशन में नहीं कि तुमको कुछ बता सकूं। रोलका ने जवाब दिया, हकीम साहब, परवीन में एक खराबी तो है, उसने साफ साफ जो कह दिया है, मगर उसके किरदार के बारे में
मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि वो निहायत पाकबाज और गृहस्थी चलाने वाली औरत है। रुस्तम बोला। रुस्तम, यहाँ तुम अपनी जगह दुरुस्त हो। उसकी तरबियत जिस अंदाज में हुई है उसी अंदाज की वो औरत बनी है, मगर बाज़ औक़ात वो नहीं होता जो नजर आता है। अभी मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, तुम इंतजार करो, बहुत जल्द तुमको असलियत का पता चल जाएगा। रोलुका ने जवाब दिया। हकीम साहब, मेरी बेकरारी तो और बढ़ गई है। रुस्तम बोला। तुमने मुझ पर एतबार किया है, अब तुम बेफिक्र हो जाओ। और हाँ, शायद मैं तुमको 2-4 रोज ना मिलूं, तुम फिक्र ना करना। मैं अब तुमसे उस वक्त मिलूंगा जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। रात को रोलुका परवीन के कमरे के बाहर रहा, क्योंकि अंदर रुस्तम भी था। रात 12 बजे दरवाज़ा खुला और परवीन ने दरवाज़ा खोला और जीने की तरफ चली। रोलुका कमरे के अंदर गया। अंदर रुस्तम बेखबर सो रहा था और दूध का खाली गिलास करीब रखा था। रोलुका जानता था कि परवीन कहाँ गई है। उसने ऊपर जाने की जल्दी नहीं की और उनके विसाल में रुकावट न बना और रात गुजरती रही। जब उसको अंदाज़ा हो गया कि अब उसका ऊपर जाना मुनासिब होगा तो वो ऊपर चला गया, मगर वो उन दोनों से इतनी दूर रहा कि उसकी बदबू गलूशी महसूस न कर सके। वो अपनी तरकीब में कामयाब हुआ। आखिर उनकी जुदाई का वक्त आ गया और गलूशी हवा में एक तरफ परवास करने लगा, मगर रोलुका उससे कुछ फासले पर मौजूद था। गलूशी की रफ्तार बहुत तेज थी। इससे अंदाज़ा होता था कि सफ़र तवील है और वो वक्त मुकर्ररा पर मंजिल पर पहुंचना चाहता है। सूरज की पहली किरण के साथ ही उनका ये सफ़र तमाम हुआ। दिन की रोशनी फैलने लगी। रोलुका ने देखा ये एक वीरान इलाका था। दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था। रोलुका को ये अंदाज़ा तो था कि उसकी मंजिल ऐसी ही होगी। उसके सामने गलूशी जा रहा था। वो एक पहाड़ के ऊपर गया और उसके गोल धाने पर उतर गया। रोलुका ने ऊपर से धाने में झांक कर देखा तो पसीना आ गया। ये कुआं नुमा धाना बहुत चौड़ा था और गहरा था और गहराई में आग जलती नजर आ रही थी और उस आग की गर्मी इस कदर ज्यादा थी कि इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रोलुका वहीं पर एक ठिकाना तलाश करके बैठ गया। जरूरी था कि वो इस मुकाम का माहौल और हालात, यहाँ के बाशिंदों का तर्ज रिहाइश और उनके बारे में जाने, क्योंकि ये नए तर्ज के लोग थे। पहाड़ी पर दूर दूर सब्जे का निशान नहीं था। कुछ देर बैठने के बाद वो अपनी रुपोशी की हालत में अतराफ की पहाड़ियों में फिरने लगा। उसने कई ऐसे धाने देखे जिसके अंदर उसको आग जलती नजर आई। ये इलाका आतिशफिशानी का था। इन आतिशफिशाओं की वजह से दूर दूर इंसानी आबादी का वजूद मिट गया था। किसी दरख्त का नामो निशान नहीं था। हर तरफ आतिशफिशाओं से निकला हुआ काला काला लावा बिखरा पड़ा था, मगर जिंदगी के आसार उस लावे में भी नजर आते थे। छोटे बड़े कीड़े मकोड़े मौजूद थे। उनकी बनावट और रंग भी इस माहौल के मुताबिक था। रात हो गई तो उन धानों से रोशनी बाहर आती नजर आई और चिंगारियां भी उड़ने लगीं और आवाजें भी आ रही थीं। कई पहाड़ियों के दरमियान एक खुला मैदान था। उस मैदान में हू का आलम था। किसी की आवाज नहीं थी, सिर्फ आतिशफिशानी की चिंगारियां चिटकने की आवाजें आ रही थीं। गर्मी का ये आलम था कि जमीन सुरख मालूम होती थी। गलूशी के बारे में रोलुका को कुछ पता न था। रात 10-11 का वक्त होगा कि रोलुका ने देखा कि कुछ साए उस मैदान में आने लगे और कुछ ही देर में मैदान उन सायों से भर गया। उन सबकी शक्लें तकरीबन एक जैसी थीं। सबके चेहरे सुर्ख और आंखों की जगह 2 चमकदार पत्थर से महसूस होते थे। कद लंबे और टांगे पतली थी, मगर हैरत अंगेज तौर पर उनके सर बड़े और जिस्म फरबा थे और रंग सुर्ख और काले थे। उनमें मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों नजर आते थे। मुअन्नस ज्यादा भयानक नजर आती थी। उनके जिस्म पर किसी किस्म का लिबास ना था। उनकी आवाज़ फटे ढोल की मानिंद थी और उसके सौती असरात दिल खराज थे। आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी और वो सब एक मैदान में बैठते जा रहे थे। 10-15 मिनट में वो मैदान उनसे भर गया। फिर किसी ने अपनी ढोल जैसी आवाज़ के जरिए ऐलान किया और मैदान में खामोशी छा गई। इस खामोशी के बाद एक तरफ से एक डोली नुमा सवारी नमूदार हुई और उन सब के आगे ऊंची जगह पर रख दी गई और उनका दरवाज़ा खोल दिया गया। उस डोली नुमा गाड़ी में से एक उनकी तरह की मखलूक निकली। फर्क सिर्फ इतना था कि ये मखलूक सफ़ेद रंग की थी। उसके झाड़ झनकार बाल भी सफ़ेद थे। उसको देखकर सब शरीके महफिल उसके सामने झुक गए। उस बूढ़ी मखलूक ने उन पर नज़र डाली और बादलों की तरह गरजती आवाज़ में बोला, ये अजनबी कौन है? सामने आ जा। एक आगे बढ़ा और बोला, कोई नहीं सरदार, तुमको वो नज़र नहीं आएगा। अभी तुम उस मंजिल से दूर हो, मगर मैं धोखा नहीं खा सकता। और अजनबी, तूने हमारी महफिल में आकर सख्त भूल की है। तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तू पर्दे में है, मगर मैं महसूस कर सकता हूँ। रोलुका जानता था कि उसको ही मुखातिब किया गया है। उसका अब खामोश रहना बेकार था। रोलुका की पाटदार तेज आवाज़ मैदान के एक कोने में सुनाई दी, ए इस मखलूक के मुअज़्ज़िज़ सरदार, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी दुनिया के तौर तरीके क्या हैं, इसलिए शायद मैंने गलती कर ली है, मगर ये गलती मैंने जानकर नहीं की। ए सरदार, तेरी हिस्स और अक्लमंदी अपनी जगह मुसल्लिम है।
तू काबिल एहतराम है, मगर तुझे ये भी पता होगा कि दुनिया के बनाने वाले ने सब मखलूकात में से एक मखलूक को अशरफ बनाया है। मैं वही हूँ। मैं किसी घर से आया हूँ। कुछ सवालात हैं, उनके जवाब मुझे दरकार हैं। सफ़ेद सरदार बोला, अशरफ मखलूक को मैं जानता हूँ, मगर वो हमारी अजमत और ताकत को नहीं जानती और अपनी बड़ाई की बात करती है। मैं हुक्म देता हूँ कि तू सामने आकर बात कर। रोलका की आवाज़ गूंजी, मैं तेरा हुक्म मानने का पाबंद नहीं हूँ। अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारी सरजमीन पर तुम लोगों के दरमियान हूँ, तुम्हारी बातें मानूंगा, तो ऐ सरदार मेरी बात गौर से सुन। मैं तेरे किसी और की तहकीकात करने आया हूँ, तुमसे लड़ने या दुश्मनी करने नहीं आया, इसलिए कि तुम जो हो वही रहोगे, इंसानों की बराबरी नहीं कर सकते। मैं न तुमसे खौफजदा हूँ, न बगैर जवाब लिए जाऊँगा, और अगर मुझे मेरे सवालात के जवाब ना मिले तो मैं मुजरिम को पकड़कर अपनी दुनिया में ले जाऊँगा और सज़ा दूँगा। रोलका का लहजा इतना सख्त और आवाज़ मुतवाज़िन थी और उसकी आवाज़ में एतमाद पूरी तरह मौजूद था। इतनी बुलंद आवाज़ और पूरे एतमाद लबो लहजा किसी मामूली इंसान का नहीं हो सकता। और हमारी आबादी में, जो कि दुनिया का ख़तरनाक तरीन इलाका है, जहाँ किसी भी वक्त आग की बारिश हो सकती है, आग ज़मीन पर पानी की तरह बह सकती है। सफ़ेद सरदार ने चंद सेकंड में बहुत से अंदाजे लगा लिए और अपने लहजे में नरमी पैदा करके बोला, हमारा तर्ज़ ज़िंदगी तुमसे अलग है, मगर फिर भी घर आए पर रहम करते हैं। अगर वो सवाली है तो भी उसकी ज़रूरत का ख्याल करते हैं। तुम भी अपनी ज़रूरत बयान करो। मेरा एक सवाल नहीं, और मैं इन तमाम के सामने अपना सवाल नहीं करूँगा। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ तन्हाई में गुफ्तगू करना होगी। रोलका ने जवाब दिया, अजनबी तेरी बात हमारे नुक्ता नज़र से मुनासिब नहीं है, तुम बयान करो। सरदार ने कहा, मैंने कहा है मैं आपके नुक्ता नज़र को नहीं जानता, मैं अपनी बात को तमाशा बनाना नहीं चाहता। तुमको मेरी बात तन्हाई में ही सुनना होगी। रोलका बोला, अजनबी तुम्हारा लहजा जारहाना और दुश्मन जैसा महसूस होता है। तुम ज़रा गौर करो, तुम कहाँ पर हो? सरदार बोला, बात कुछ इस किस्म की है कि मेरे अल्फाज आपको सख्त लग रहे हैं, मगर मेरे ख्याल में मैं जहाँ पर हूँ वो जगह और मखलूक इसका तकाजा करती है। रोलका ने जवाब दिया। सरदार ने कहा, ठीक है अजनबी, मैं अपनी रीत रिवाज से हटकर तुमसे तन्हाई में मुलाकात करूँगा, मगर ये याद रखना कि तुम मेरे बारे में कोई गलत अंदाज़ा ना लगा लेना। मेरी उम्र और तजुर्बा मेरी रहनुमाई करते हैं और कुदरती तौर पर हमारी मखलूक को बहुत ताकतवर पैदा किया गया है। रोलका बोला, मैं जानता हूँ तुम आतिशी लोग हो, इसीलिए जावा के गर्म तरीन इलाके में रहते हो। आग तुम्हारा ओढ़ना बिछोना है। सरदार बोला, ये इजलास सुबह तक खत्म हो जाएगा। इसके खत्म होने के बाद तुम मेरे साथ चलोगे। मैं तुमको ठंडे इलाके में ले जाऊंगा ताकि यहाँ की गर्मी तुम्हारे दिमाग को ना गरमाए। रोलका अपनी पहली कामयाबी पर मुस्कुराया और बोला, मैं इंतजार करता हूँ। इजलास खत्म हुआ और मैदान खाली हो गया। सरदार अपनी डोली नुमा सवारी में सवार हुआ और बोला, मैं जानता हूँ तुम मेरे करीब हो, आओ मेरे साथ। और डोली हवा के घोड़े पर सवार तेजी से एक तरफ सफर करने लगी और रोलका उसके साथ रहा। 2 घंटे के सफर के बाद डोली जमीन पर उतर गई। ये जगह कोई बहुत बड़ा बाग था। एक बहुत अजीमो शान इमारत नजर आ रही थी। उस इमारत के अंदर किसी आदमी का वजूद न था, मगर निहायत शानदार इमारत बनी हुई थी। दरवाजे पर सरदार का इस्तकबाल एक उसकी मखलूक ने किया और बोला, सरदार आज आपने मेरी इज्जत बढ़ा दी, मैं आपका खादिम, फरमाएं क्या खिदमत करूं? सफ़ेद सरदार बोला, एक ज़रूरत थी, कुछ देर को मैं तुम्हारे आशाने में रहना चाहता हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक इंसान है, तुम उसको नहीं देख सकते, मुझे उसके कुछ सवालात के जवाबात देना है। दूसरा बोला, मौजिद सरदार, आप इतने बड़े सरदार, इतनी शान शौकत के मालिक, एक इंसान के सवालात के जवाबात देने और उसकी तशफ़ी करने इतनी दूर से आए हैं, हैरत है। इससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि वो इंसान खुद मेरे आशाने तक आ गया था। सरदार बोला, इंसान और आपके दरवाजे पर? बहुत हैरत की बात है। वो बोला, इससे अंदाज़ा कर लो कि वो क्या इंसान होगा। इल्म वाले की कदर करता है, मैं उससे मुतासिर हुआ हूँ और बताने में भी ज़रा झिझक नहीं है। सरदार बोला, ये आपकी बड़ाई की दलील है, आप जब तक इस मुकाम पर क़याम करना चाहें मैं खुश होऊंगा। सरदार ने कहा, अंदर आ जाओ अजनबी और इस ठंडी जगह पर सुकून से सवालात करो। ये मकबरे नुमा इमारत बहुत बड़ी थी, बड़े बड़े कमरे, दालान, तख्त और ना जाने क्या क्या उसके अंदर मौजूद था। वो एक तख्त पर बैठ गया। ये तख्त काले पत्थर का बनाया गया था। उसके चारों तरफ बड़ी नफीस कारीगरी से नक्शो निगार बनाए गए थे। रोलका सरदार के करीब था। बोला, हिंदुस्तान के शहर जौनपुर में एक लड़की पैदा होती है। वो लड़की माँ बाप की इकलौती लड़की थी। उसका नाम माँ बाप ने परवीन रखा और बड़ी मोहब्बत से उसकी परवरिश करते रहे। उनकी मोहब्बत उस लड़की के लिए लड़कों से ज़्यादा थी। उसकी बड़ी से बड़ी फरमाइश वो पूरा करते थे। भाई उस पर जान निछावर करने को तैयार थे। लड़की भी सबसे मोहब्बत करती थी और बहुत खुश थी।
परवीन की उम्र बढ़ती गई और वो 14 साल की हो गई। इस मुकाम पर एक अजीब बात हुई और वो 14वीं की रात को बिस्तर से उठकर चली गई और फिर हर 14वीं की रात वो रात भर चांदनी रात में खुली छत पर रहने लगी। ये बात पोशीदा रहने वाली न थी। उसकी माँ को पता चल गया, मगर उसने अपनी बदनामी और खानदानी रुसवाई के डर से सिर्फ उसके बाप को ये बात बताई। और एक रात वो छत पर चली गई कि देखे कि वो वहां पर क्या करती है। छत पर उसने जो देखा उसको देखकर वो बेहोश हो गई। परवीन की जो शक्ल सूरत और उसके साथ जो था उसकी हैयत और शक्ल देखकर उसके होश उड़ गए। सुबह बिस्तर पर परवीन मौजूद थी और उसी तरह थी जिस तरह की हुआ करती थी। उसमें कोई तब्दीली नहीं थी। वो उसी तरह वालेहानापन से सब खानदान के साथ थी। जरा सा शुबा नहीं होता था। मगर माँ बाप की हैरानी अपनी जगह तो थी। इस तरह कई साल गुजर गए मगर कुछ ना हुआ। परवीन हर 14वीं रात जाती रही। माँ बाप कुड़ते रहे मगर शर्म हया की वजह से और कुछ खौफ की वजह से परवीन से कोई सवाल न कर सके। और फिर उनकी समझ में यही आया कि परवीन की शादी कर दी जाए। शादी निहायत धूमधाम से की गई और उस शादी में किसी किस्म की रुकावट या परेशानी ना हुई। परवीन रुखसत होकर शौहर के घर आ गई। मैं नहीं जानता कि आप लोगों के क्या दस्तूर हैं, मगर इंसानों में जो शादी करता है वो औलाद की खातिर करता है। वो अपना वारिस पैदा करना चाहता है, नाम लेवा पैदा करना चाहता है, अपने नाम को आगे बढ़ाना चाहता है। मगर परवीन ने साफ इनकार कर दिया कि वो माँ नहीं बन सकती। और हर 14वीं की रात यहाँ पर भी वो चांदनी में किसी के साथ रात गुजारती है। उसके शौहर को पता है कि वो रात कहाँ गुजारती है, मगर वो क्या करे, किसको कहे। उसकी अपनी इज्जत का सवाल है। इंसानों में कोई औरत हो, किसी नस्ल की, रंग रूप की हो, वो अपने शौहर के साथ सिर्फ अपनी खुशी से रहती है। जबरदस्ती से उसको नहीं रखा जा सकता। और जब वो अपनी खुशी से रहती है फिर उसका किसी और से मिलना नहीं होता। रोलुका ने अपना बयान पूरा किया। सफेद सरदार ने बड़े गौर से रोलुका की बात सुनी। कुछ देर गर्दन झुकाए खामोश रहा, फिर बोला, मेरे अजनबी मेहमान, तेरी कहानी दुरुस्त है, इसमें ज़रा खोट नहीं है। मैं जो कि हज़ारों साल का तजुर्बा रखता हूँ, मैंने नामालूम कितनी इंसानी नस्लों को पैदा होते और ख़त्म होते देखा है। मैं भी धोखा खा गया। मुझे ज़रा अंदाज़ा न था कि मुझ पर ऐसा वक्त भी आएगा कि एक मिट्टी का पुतला मुझे शर्मिंदा कर देगा, मेरे मुकाबिल आकर मुझसे ऐसे सवाल करेगा जिसके जवाब मेरे पास नहीं होंगे। मगर मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, तुम्हारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। रोलुका ने साफ गोई से कहा, मेरी कहानी में आपने किसी गलत बयानी या किसी वाक्य को बढ़ाने घटाने का अंसर नहीं पाया। मोअज़्ज़िज़ सरदार, आप भी इसका ख्याल रखना। मेरी आंख भी हकीकत परख लेती है। मैं जानता हूँ तुम आम इंसान नहीं हो, तुम हजारों बल्कि लाखों में से एक हो। मैं जो बयान करूँगा वही हकीकत होगी। तुमने ईमानदारी की है तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। बहुत दिन हुए मेरे घर में औलाद पैदा होने के आसार हुए। मेरी और बीवी की ये ख्वाहिश थी ये औलाद मुन्नस हो, क्योंकि मुज़क्कर औलाद तो मेरी बेहिसाब थी। मगर मेरे साथ एक बड़ी मुश्किल थी, मेरी मुन्नस औलाद जिंदा नहीं रहती थी। मैंने उसके बारे में तहकीकात की तो पता चला कि एक बददुआ मेरा पीछा कर रही है। मेरे बुजुर्गों ने किसी ज़माने में कोई ऐसी गलती की थी कि उनकी पैदाइशी बीवी उनको नहीं मिलती थी। तुमको पता नहीं होगा कि हमारे यहाँ हर मुन्नस एक वक्त में कम से कम 2 बच्चे देती है। कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं मगर अक्सर 2 होते हैं। उन 2 में से एक लड़की और एक लड़का होता है। वो जोड़ा ही मियाँ बीवी होता है। ये पैदाइशी मियाँ बीवी होते हैं। उनका रिश्ता बहुत मजबूत होता है। ये अगर हज़ारों मील भी दूर हों तो इनको एक दूसरे के बारे में पता होता है। ये पैदाइशी बंधन की बात है। मेरी जितनी औलादें हुई जोड़ा जोड़ा हुई, मगर मुन्नस जिंदा न रही। इस सूरत में जोड़ा बनाने को मुन्नस तलाश करना आसान नहीं होता। मेरी मुज़क्कर औलादें आज भी बीवी से महरूम हैं। चंद ने अपनी मुन्नस तलाश कर ली है, मगर उनमें वो जहनी हम आहंगी नहीं जो कि पैदाइशी बीवी के साथ होती है। मैं अपनी मुन्नस औलादों को मरता देख चुका था और इस उम्र के आखिरी दौर में अपनी मुन्नस औलाद को जिंदा रखना चाहता था और उस बद्दुआ को ख़त्म करना चाहता था, वरना मेरे बाद मेरे ख़ानदान में यही रीत कायम रहती। इसके लिए मैंने सोचा कि विलादत की जगह तब्दील कर दी जाए और मैं बीवी को लेकर इस मुकाम से निकल गया। और जिस शहर में रुका वो शहर हिंदुस्तान का था, उसका नाम जौनपुर था। फिर उस शहर में मैंने एक ऐसी औरत तलाश की जिसके यहाँ विलादत होने वाली थी और आसार मुन्नस की पैदाइश के हों। उनमें वही औरत मेरे सामने आई जिसके बारे में तुमने जिक्र किया है। मेरी बीवी के यहाँ जिस रोज़ विलादत हुई थी उसी रोज़ उस औरत की विलादत हुई और मैंने बड़ी आसानी से दोनों बच्चों को तब्दील कर दिया। मेरी बच्ची उस औरत के पहलू में इंसानी बच्ची के रूप में पहुंच गई और उसकी बच्ची को मैं ले आया। मेरी बच्ची इंसानी रूप में थी और उसको उसी रूप में परवरिश होना था। उसके पास अपनी कोई ताकत ना थी, वो आम इंसानी बच्चे जैसी थी। उसको इसी रंग में रंगना था जो इंसानों का है। हमारी कोई मुदाखलत उसमें नहीं हो सकती थी।
क्योंकि हमने उसको अपने से अलग कर दिया था। अगर ऐसा ना करते तो हो सकता था कि वो बद्दुआ उस पर असरअंदाज हो जाती, मगर उसकी असलियत अपनी जगह थी। उस लड़की के साथ जो नर पैदा हुआ था वो उसका पैदाइशी शौहर था। वो अपनी मोन्नस के बारे में जानता था, मगर वो पाबंद था, उससे मुलाकात नहीं कर सकता था। ये पाबंदी 14 साल तक बरकरार रखना थी। इसके बाद उसको अपनी बीवी से मिलने पर एतराज़ ना था। परवीन की शादी हो गई। तुम हैरान होगे कि उसके शौहर या मैंने इसमें रुकावट ना डाली, मना ना किया। इसकी वजह ये थी कि परवीन को इंसानी जिस्म दिया गया था, वो आर्जी था। उसके इस जिस्म से किसी को दिलचस्पी ना थी। ये जिस्म खत्म हो जाने वाला था और परवीन को अपने असली पैकर में 25 साल के बाद आना था। उसका औलाद पैदा करने का कहना दुरुस्त था, क्योंकि उसका जो जिस्म इंसानों को नजर आता था असल में वो ना था। फिर वो इंसानी औलाद किस तरह पैदा कर सकती थी? उसका राज अब राज ना था। 14 साल गुजारने के बाद वो अपने पैदाइशी शौहर से मिलती थी। ये उसका हक था। हमारे रस्म और रिवाज के मुताबिक ये ज़रूरी था, मगर उसको अपना मुकर्ररा वक्त उसी घर और उसी मुकाम पर गुजारना था। रोलुका बड़े गौर से सफ़ेद सरदार का बयान सुन रहा था और साथ साथ कहानी की कड़ियाँ जोड़ता जा रहा था। बोला, सरदार, आपने जो कुछ कहा मुझे उसमें अभी तक कोई गलत बयान नज़र नहीं आया, मगर इस कहानी के एक ज़रूरी किरदार को आपने इस कहानी से गायब कर दिया। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ और मेरा इशारा किस तरफ है। सफ़ेद सरदार ने नरम आवाज़ में गर्दन झुकाकर शर्मिंदगी से कहा, मुझे इसी बात का डर था। मैं अपनी खुदगर्जी में भूल गया था। एक दिन कोई ऐसा होगा जब ये सवाल मेरे सामने आएगा और इस सवाल को करने वाला एक इंसान होगा। मैं अपनी ताकत और बर्तरी के जाम में था। इस दर्दनाक पहलू के बारे में मैंने कभी गौर नहीं किया था। रोलुका बोला, तो अब गौर कर लो और उस लड़की को मेरे हवाले करो जो कि तुम उसकी माँ के पहलू से उठा लाए थे। उस मासूम औरत ने तुम्हारी बच्ची को अपनी ममता के साए में नाजो नाम से परवरिश कर दिया और अब तुम उसको भी छीनने वाले हो। तुमने उस औरत पर जुल्म किया, उस खानदान पर जुल्म किया। अब उनको जब पता होगा कि परवीन असल में वो नहीं जो वो समझते रहे और ये दूसरी लड़की उनकी है, एक शौहर को पता होगा कि असल परवीन तो ये है, तो उसकी क्या हालत होगी? ऐ सरदार, तुमने एक नहीं कई गुनाह किए हैं। तुम शायद ये ख्याल करते हो कि तुम्हारे इन गुनाहों का हिसाब कोई नहीं करेगा, मगर तुम भूल गए जो तुम्हें इतनी ताकत दे सकता है कि तुम आतिशफिशा पहाड़ों में रहो और आग तुम्हारी हिफाजत करे। वो तुम्हारे इन गुनाहों का हिसाब नहीं लेगा। तुम हज़ारों साल की ज़िंदगी पाकर भी आखिर उसके पास जाओगे तो तुमको हज़ारों साल दुनिया में रहने का हिसाब देना होगा। क्या इंसान तुमसे बर्तर नहीं कि 60-70 साल का हिसाब देगा? मगर तुमने इंसान को कमतर ख्याल किया और उसको अपनी गर्ज के लिए इस्तेमाल कर दिया। मैं तुम्हारी छत के नीचे तुम्हारे लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। किसी मासूम इंसानी बच्ची को तुम इस्तेमाल करके खुश हो, वो बच्ची मेरे हवाले कर दो। रोलुका खामोश हुआ तो कई आवाज़ें हॉल में सुनाई दी। सरदार ने हाथ उठाकर उनको खामोश रहने का इशारा किया और बड़ी रंजीदा आवाज़ में बोला, इस कहानी का ये बड़ा दर्दनाक पहलू है कि वो लड़की 2 दिन भी जिंदा न रही और गर्मी से मर गई थी। तुमने सरदार बड़ी बहादुरी का काम किया था। तुमने उस बद्दुआ को ख़त्म करने को एक मासूम बच्ची को इस तरह भीड़ चढ़ा दिया। तुमने इस बद्दुआ की असलियत को जानने की कोशिश नहीं की और आसान रास्ता इख्तियार कर लिया। अब तुम बताओ, तुम इस काबिल हो कि किसी कौम के सरदार रहो? मैं तुमको सज़ा दे सकता हूँ, मगर मैं तुमको रब्बे कायनात के हजूर पेश करता हूँ। वही तुम्हारे इंसाफ करेगा, वही सज़ा देने का इख्तियार रखता है। सरदार सर झुकाकर बोला, मैं आज खुद इस सरदारी से दस्तबरदार होता हूँ और तुम जो चाहो मुझे सज़ा दो, मैं तुमको नहीं रोकूंगा। मैंने वाकई बहुत बड़ा गुनाह किया है, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत सी आवाज़ें आ रही थीं। वो अपनी ज़ुबान में क्या कह रहे थे इनका पूरी तरह अंदाज़ा नहीं हो सकता था, मगर ये ज़रूर समझ में आ रहा था कि वो सरदार को ही कुछ कह रहे थे। उनके लहजे में गुस्सा था और सरदार सर झुकाए उस पत्थर के तख्त पर खामोश बैठा था। फिर अचानक वो तख्त से उठकर खड़ा हो गया और तख्त के नीचे फर्श पर बैठ गया और आवाज़ों का शोर कुछ कम हुआ। वो उठ खड़ा हुआ और सर झुकाकर दरवाजे के बाहर चला गया। रोलुका ने देखा कि वो अकेला ही एक तरफ चला जा रहा था। उसके साथ डोली भी नहीं थी और कोई साथी भी नहीं था। अब रोलुका का इस खामोश महल में कुछ काम ना था। वो वापस जौनपुर आया और सीधा रुस्तम के मकान पर चला गया। रुस्तम और परवीन दोनों घर पर मौजूद थे। रोलुका ने रुस्तम को अलग बुलाकर कहा, देखो रुस्तम, मैं जो कहने जा रहा हूँ तुम शायद उसको ना करो, इसलिए कि तुम इस दुनिया के इंसान हो, मगर तुम इससे इनकार नहीं कर सकते। इस दुनिया में हज़ार किस्म की मखलूक़ात आबाद हैं। हर तरफ जिंदगी के आसार नजर आते हैं। जिसको इंसान खला कहकर नज़रअंदाज कर देता है, उसमें एक पूरी दुनिया रक्स कर रही है। आतिशफिशां के तरफ में और कुछ अंदर भी मखलूक आबाद है। उन पर आतिशफिशां की गर्मी असर नहीं करती,
वो आतिशफशां के गर्म लावे को अपने पैरों से रौंदते हैं जैसे वो बर्फ पर चल रहे हों। दरख्तों के हर पत्ते पर और समंदर के अंदर भी बेहिसाब मखलूक के खुदा आबाद है। ये उसका कारनामा है जो दूर होने पर भी बहुत नज़दीक है, जो नज़र नहीं आता मगर हर जगह मौजूद है, जिसने इस खाली जिस्म में जिंदगी की रूह डाली, जिसने रहमे मादर में ग़िज़ा पहुंचाई और पैदाइश से पहले माँ की छातियों में इंसान की ग़िज़ा पहुंचाई। उसकी कायनात में क्या कुछ है उसका अंदाज़ा करना हज़रत इंसान के बस की बात नहीं है, मगर कभी कभी ऐसा होता है इंसान कोई गलती कर देता है और तसादुम की सूरत पैदा हो जाती है, या कोई और मखलूक गलती करती है और उसका तसादुम इंसान से हो जाता है। तुम भी उस तसादुम का शिकार हुए हो। तुम्हारी बीवी परवीन ठीक कहती है, वो जो नजर आती है वो नहीं है, उसका असल कुछ और है। उसको वापस जाना है और वो अनकरीब चली जाएगी। मैंने तुमसे कहा था तुम दूसरी शादी कर लो, इसलिए कहा था क्योंकि तुम परवीन से साहिब औलाद नहीं हो सकते थे। उसके अंदरूनी एज़ा वो नहीं जो इंसानों के होते हैं। उसको इंसानी पैकर दिया गया था, वो भी खास मुद्दत के लिए था। इसके बाद वो अपने असली पैकर में वापस आ जाएगी। उस वक्त वो तुम्हारे लिए बड़ी हैबतनाक और डरावनी हो जाएगी। मैं तुमको वक्त से पहले बता रहा हूँ ताकि तुम उसके अचानक गायब होने की सूरत में उसकी तलाश न शुरू कर दो। रुस्तम ने हैरत से रोलुका की बातें सुनी और फिर बोला, हकीम साहब आपकी बातें हैरत में डाल रही हैं, मगर मैं इनको तस्लीम करता हूँ। ये बताएं परवीन कब जाएगी? इस साल के पूरा होते ही वो चली जाएगी, रोलुका ने जवाब दिया। रोलुका का अब जौनपुर में काम ना था। उसने रुस्तम से इजाज़त ली और कहा, अपने ससुर को बता देना उनकी लड़की जो उनकी अहलिया के पैदा हुई थी वो परवीन नहीं थी, उसके बदले ये लड़की आ गई थी और असली लड़की मर चुकी है। सब्र करें। रोलुका दिल्ली को रवाना हुआ। हकीम साहिब ने पूरी रुदाद सुनने के बाद कहा, कितनी अजीबोगरीब कहानी है।